है। आपकी रिपोर्ट ही कह रही है कि पोस्ट कोविड 21 के बाद से भाव करीब 60 से 75% तक चढ़े। अब चूंकि कोर्स करेक्शन को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। ऋतु ने अभी बात की स्टॉक मार्केट की, वहां पर भी स्टॉक मार्केट जब बहुत हीट अप हो जाता है तो वो कोई ऐसा ट्रिगर ले लेता है जहां से वो कूल डाउन होने का रास्ता निकाल लेता है। तो क्या दुबई मार्केट में भी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कूल डाउन आएगा, या थोड़ा प्राइस करेक्शन आएगा, या इंस्टॉलमेंट आ जाएगा, या थोड़ी स्थिरता आ जाएगी, एक थोड़े समय के लिए प्लेटू बनता हुआ दिखाई देगा? क्या होगा इस वक्त? देखिए विपिन जी, इस चीज को समझने के लिए हम थोड़े हिस्टोरिकल डेटा की तरफ ध्यान देते हैं। अगर आप 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो उस समय सबसे ज्यादा स्टीप करेक्शन हमें देखने को मिला था दुबई मार्केट में। 50 से 60% का करेक्शन हमने देखा था और रिकवरी टाइम करीब 6 से 7 साल रहा। सिमिलरली अगर आप 2014 की ऑयल स्लम्प की बात करें, उसमें 25 से 30% की गिरावट आई थी और 5 से 6 साल का समय लगा था। कोविड के समय काफी शॉर्ट टर्म रहा और तुरंत हमने क्विक रिकवरी देखी। मैं रीजन मैं क्यों हिस्टोरिकल डेटा को कोट करना चाह रहा था, ताकि एक चीज हम समझ सके कि दुबई में प्राइस करेक्शन जब हुए हैं काफी स्टीप हुए हैं और रिकवरी टाइम के बाद हमने काफी तेजी देखी भी है। कोविड के बाद हम जो बात कर रहे हैं 50 से 60% की रिकवरी हमने देखी, तो हमें ये भी ध्यान देना होगा कि दुबई मार्केट उसके पहले काफी स्लो डाउन फेज से गुजर रहा था। तो मेरे ख्याल से जो प्राइस एप्रिसिएशन हमने देखा एक एक काफी तरीके से हिस्टोरिकली कैचअप था और देन एक एक सेफ हेवन की तरह हमने प्राइस देखी। अभी हम अगर करेक्शन की बात करें तो सिचुएशन थोड़ी बदल के आई है, क्योंकि ग्लोबल पार्टिसिपेशन ऑफ बायर्स दुबई में काफी बढ़ चुका है। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, चारों तरफ अस्थिरता बनी हुई है। कहीं ना कहीं कैपिटल को एक सेफ इन्वेस्टमेंट हेवन चाहिए होता है। तो भले हम अभी करेक्शन देखेंगे, उतनी स्टीप नहीं रहेगी, पर रिकवरी मेरे ख्याल से इस बार क्विक रहेगी इन टर्म्स ऑफ जो हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय देखा, क्योंकि लिक्विडिटी सिचुएशन ग्लोबली अभी काफी अच्छी है, पर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अभी वैसे कोई अपीलिंग नहीं है। तो ऐसे डेस्टिनेशन, ऐसी कंट्री, ऐसी इकोनॉमी जहां पे आप थोड़ी स्थिरता देख रहे हैं, जिसमें इंडिया भी काफी उभर कर आता है, दुबई हो गया, वहां पे आप देखेंगे इस तरह के सेटबैक के बाद रिकवरी काफी तेजी से आती है। तो मेरे ख्याल से आप फिलहाल शॉर्ट टर्म में पॉज के बाद शायद आप देख सकते हैं, हो सकता है 10 से 15% की इमीडिएट करेक्शन देखे आप, पर ये मेरे ख्याल से एक शॉर्ट लिव्ड होगा, क्योंकि एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स या बायर ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि उन्होंने दुबई की ये जो गोल्डन रन पिछले 4-5 साल में थी वो मिस कर गए हैं और शायद ये उनके लिए एक एंट्री पॉइंट हो। और विपिन जी, हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि रियल एस्टेट एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है। इसमें आप हमेशा वन वे डायरेक्शन आप नहीं देखेंगे कि अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो बढ़ते रहेंगे, यार आप करेक्शन देख रहे हैं तो ऐसी करेक्शन होगी जो कि बिल्कुल मार्केट की कमर तोड़ देगी, वैसा नहीं है। अभी काफी रेगुलेटेड मार्केट है और हम तो दुबई की बात करें जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रेगुलेटेड रियल एस्टेट मार्केट है। शॉर्ट टर्म करेक्शन डेफिनेटली होगा, पर मेरे ख्याल से एक एंट्री पॉइंट जिसके लिए काफी इन्वेस्टर्स वेट कर रहे थे, उसके वजह से आप इसमें एक क्विक रिकवरी देख सकते हैं। तो एक अच्छा एनालिसिस दिया यहाँ पे प्रशांत जी ने। मैं उसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव और जोड़ना चाहता हूँ कि जो पिछली लीमन क्राइसिस वाली दिक्कत थी, तो वो एक ऐसी दिक्कत थी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, और जैसा प्रशांत जी ने बताया कि उसके बाद 50 से 60% का करेक्शन, वो उनकी रिपोर्ट भी कहती है। तो वो दुबई की अपनी प्रॉब्लम थी, क्योंकि दुबई एक बड़ा फाइनेंशियल हब था, वो हिट हुआ था, वो प्रॉब्लम उसके अंदर भी आई थी, इसलिए उसका पूरा इम्पैक्ट। इनफैक्ट ऋतुकांत, आपको भी याद होगा, या मैं मतलब उस दौरान भी कई बार विजिट हुआ रियल एस्टेट कवर करने को, तो हालात ये थे कि जो क्रेन जहां लगी थी, जो दीवार जितनी उठी थी, जो ईंट जहां रखी थी, वो रातों रात वहीं छोड़ के डेवलपर भाग गए थे। कहानियां तो हमने ये तक सुनी है कि जो दुकानें बंद थी वो बंद की बंद रह गई, और जो कारें खड़ी थी एयरपोर्ट के बाहर वो खड़ी की खड़ी रह गई। लेकिन रियल एस्टेट बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, और बाद में दुबई गवर्नमेंट को बाकायदा प्रोग्राम चलाकर वो जो प्रोजेक्ट फंस गए थे उनको बाहर निकालना पड़ा। लेकिन दैट प्रॉब्लम वाज बिल्ड विद इन दुबई, तो सॉल्व भी दुबई को करना पड़ा। लेकिन कोविड पूरी दुनिया की प्रॉब्लम थी, तो उसके बाद एक फास्ट रिकवरी पूरी दुनिया ने देखी, दुबई ने भी देखी। अब ये प्रॉब्लम हम मानेंगे कि ये भी दुबई की अपनी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पूरे रीजन की प्रॉब्लम है। एज सून एज ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बाकी सब लोग फिर से तेजी से चलना शुरू कर देंगे। इन दैट सिनेरियो ऋतुकांत, अभी जैसे सर ने कहा कि 10 से 15% की हेल्दी करेक्शन आ सकती है, लेकिन फिर वो
उन लोगों के लिए मौका भी बन जाएगी जो फेंस पे बैठे थे, जिनको लग रहा था बस मिस कर दिए। एंड दुबई हैव सेवरल रीजंस जो अक्सर हम गिनाते रहते हैं, शो में भी हमारी बात हो रही है कि क्यों 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 वहाँ लोग आना चाहते हैं। तो आपको ये जो बीच का ट्रांजैक्शन पॉइंट है जब ये सब कुछ घटेगा, वो कैसा दिख रहा है? क्योंकि बहुत सारे दर्शक इसका भी जवाब जानना चाहेंगे। नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है कि जो अभी हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे, मैं जल्दी से एक क्विक 5 सेकंड उसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं। देखिए, पहले जो थी मार्केट, ये स्पेकुलेटर्स मार्केट थी। तो इसमें बहुत सारे लोग जो वेस्ट में जिनके पास पैसा था, जो पहले हांगकांग में पार्क करते थे, सिंगापुर में पार्क करते थे, वो दुबई में पार्क करने लगे। और फिर क्या था, एक इंटरनल डेट की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी थी जो यूएई की थी। फिर एक 2014 के टाइम में भी एक स्लो डाउन का टाइम आया जब करेक्शन आया। दुबई ने सीखा बहुत इन चीजों से, और रेरा उसके बाद बनाया गया, ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ाई गई, एस्क्रो अकाउंट्स होते हैं। जब एक डेवलपर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसको 30% के आसपास पैसा गवर्नमेंट में जमा कराना पड़ता है, जो तब रिलीज होता है जब वो प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देते हैं। तो इस तरह का रिस्क इस मार्केट में नहीं है कि कोई, जो पहले शायद 15 साल पहले था कि कोई डेवलपर यहां से भाग जाएगा, अब भागने की संभावना नहीं है। भाग भी जाएगा तो 30% गवर्नमेंट के पास उसका पैसा जमा है कैश में, जिससे कि गवर्नमेंट उसको पूरा कर देगी प्रोजेक्ट को। जो लोग साइडलाइंस पे इस वक्त है, उसमें जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स साइडलाइन पे हैं। सबसे बड़ी कैटेगरी यहाँ के अपने रेजिडेंट्स हैं। मुझे लगता है यहाँ के रेजिडेंट सबसे पहले इसको बाय करेंगे। लेट्स से कि अगर पिछले साल से लेके इस साल के बीच में अगर मान लीजिए 8 से 9% या 10% रेट बढ़ा था, तो आज अगर आपको पिछले साल के रेट पे प्रॉपर्टी मिल रही है तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर। पहली बात ये हो गई। ऋतुकांत, जब आप कह रहे हो वहां के रेजिडेंट्स, तो मतलब क्या आप अमीरातीज की बात कर रहे हो, या आप मतलब जो एक्सपेक्ट रेजिडेंस पॉपुलेशन है उसकी बात कर रहे हो? किसकी कह रहे हो? ओनली एक्सपैट्स, ओनली एक्सपैट्स, ओनली एक्सपेक्ट्स, ओनली एक्सपैट्स जो रेंट पे रह रहे थे। वो कई लोग जिनको जो हु हैड मिस्ड द बस, दे वर वेटिंग कि हो सकता है कि कोई करेक्शन आ जाए, हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। देखिए, कई बार बहुत सारे इन्वेस्टर्स, जैसे स्टॉक मार्केट में भी होता है, पैसिव होते हैं, वो एक्टिवली ट्रैक नहीं कर पाते अलग अलग वजहों से। इसीलिए वेल्थ क्रिएशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हर आदमी वेल्दी नहीं बन पाता है। जो लोग थोड़ा एक्टिवली इसको मॉनिटर करते हैं वो शायद वेल्थ क्रिएट ज्यादा कर पाते हैं। तो बहुत से लोग जिन हु हैड मिस्ड द बस, वो आज बैठे हुए हैं तैयार कि अगर 7%, 8%, 9% का भी कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, दे विल क्विकली ग्रैब इट। तो बहुत सारी इन्वेंट्री जो है वो यहाँ के रेजिडेंट्स के पास ही खप जाएगी। दूसरी बात यह है कि सर, मेरे पास जिस तरह की क्वेरीज आती है, इमेजिन करिए कि मेरे पास करीब करीब, अगर मैं अपने लिस्ट में देखूं तो 50 के करीब मेरे पास एक्टिव क्वेरीज थी एक महीने में। ये 50 के 50 लोग में 20 लोग जो थे वो एक हफ्ते में अपना क्लोज करने वाले थे। अब वो वेट कर रहे हैं। इमेजिन करिए उसी प्राइसिंग में अगर उनको 2%, 3%, 4% का भी बेनिफिट मिल गया डेवलपर से, इट्स अ पार्टी फॉर देम, राइट? इट्स अ लॉटरी टिकट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई इसमें 20%। देखिए, जो भी आदमी 15%, और ये मेरा मैसेज है आपके शो के थ्रू, जो 15%, 20% का करेक्शन का वेट कर रहा है, दे विल अगेन मिस द बस। वो फिर अगले साल बैठे होंगे और शायद रेंटल प्रॉपर्टी पे रह रहे होंगे, या अगर इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं तो दे विल अगेन मिस द अपॉर्चुनिटी, देन अगेन दे विल हैव टू वेट फॉर अनदर क्राइसिस टू हैपन, अनफॉर्चुनेटली। अगर आपको लेना है तो आप एक्टिवली लीजिए। मैं नहीं कहता मुझसे लीजिए, पर आप जिससे भी लीजिए, एक अच्छे एडवाइजर को चुनिए। एडवाइजर का अच्छा होना बहुत जरूरी है ताकि आपका ड्यू डिलिजेंस सही हो। और देन यू शुड जस्ट एंटर द मार्केट एट अ डिसेंट डिस्काउंट। Don't look for some fancy discount. You will never be able to get a very fancy discount. मार्केट अभी उस तरफ की तरफ नहीं जा रहा है सर। अच्छा ऋतुकांत, मुझे एक और बात बताओ, और वो ये कि दुबई का मार्केट है कैसा? मतलब जैसे हम अभी इंडियन मार्केट को देखें पिछले 3, 4, 5 साल में, तो यहाँ लग्जरी ने ही टॉप किया, लेकिन इंडियन मार्केट काफ़ी वैरायटी। यहाँ तो डिमांड अफोर्डेबल में सबसे ज़्यादा है, रिक्वायरमेंट भी वहाँ सबसे ज़्यादा है, मिड सेगमेंट भी ठंडा पड़ा रहा, लेकिन लग्जरी खूब बिका। बट दुबई इंटायरली एक डिफरेंट जगह है। जैसा शुरू में भी हमने कहा कि वो तो अपने आप में ही पूरा एक लग्जरी सिटी ही है, या देश ही कह लें। तो वहाँ पर किस तरह की डिमांड होती है, वहाँ पे किस तरह के सेगमेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा किस प्राइस पॉइंट पे लोग घर खरीदते हैं? अल्ट्रा लग्जरी, वहाँ कुछ अलग डेफिनेशन रहती होगी, जिनको खरीदने वाले भी बहुत डिफरेंट होते होंगे। मार्केट के डायनामिक्स क्या हैं, या अलग अलग सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई एम सो थैंकफुल आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, बायर सेगमेंट, वो है जो एक स्टूडियो अपार्टमेंट समझिए, एक लिविंग रूम की तरह कमरा हो गया, जिसमें कि एक किचन होती है, एक वॉशरूम होता है, एक चुली बैल्कनी होती है, एक स्टूडियो अपार्टमेंट और 1 बेडरूम अपार्टमेंट। ये खरीदने वाले सबसे बड़ा इन्वेस्टर सेगमेंट भी है और एंड यूजर सेगमेंट भी है।
तो एक तो ये आपका बहुत बड़ा सेगमेंट होता है। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे यंग लोग आते हैं जॉब्स करने के लिए, पढ़ाई करके जो लोग यूनिवर्सिटी से जो यहाँ सेटल डाउन हो रहे हैं वो आते हैं, और जो कपल्स भी होते हैं वो भी स्टूडियो में रहते हैं, या फिर वंस दे हैव अ बेबी दे ग्रेजुएट टू 1 बेडरूम अपार्टमेंट, तो वो एक बहुत बड़ा चंक है। उसके बाद जब फैमिली एक्सपैंड करती है तो लोग 2 बेडरूम अपार्टमेंट पे जाते हैं। तो ये एक दैट इज अ ह्यूज सेगमेंट, इसीलिए दुबई में आपको 3 बेडरूम अपार्टमेंट के ऑप्शंस रिलेटिवली काफी कम मिलते हैं। जब वो 2 बेडरूम से 3 बेडरूम या 4 बेडरूम होता है तो आप देखते हैं कि लोग ग्रेजुएट करके उसको टाउन हाउस खरीदने में चले जाते हैं। जो लग्जरी सेगमेंट की जहां बात आ गई, लग्जरी पे भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, दुबई में हर प्रॉपर्टी लग्जरी प्रॉपर्टी नहीं है। लग्जरी प्रॉपर्टी का डेफिनेशन यूजुअली होता है कि क्या वो क्या किस तरह की वो लोकेशन है। तो जो चीज सी फेसिंग है, जो सी के बिल्कुल पास है, जिसमें बीच का एक्सेस है, वो यूजुअली बहुत बड़ा पेरीमीटर होता है। इसीलिए पाम जुमेरा आज भी बहुत बड़ी लग्जरी लोकेशन कहलाता है। तो वो एक टॉप ऑफ द पिरामिड का एक आप कह सकते हैं इन्वेस्टर सेगमेंट है। और फिर उसके बाद तमाम और तरीके आ जाते हैं कि आपके अपार्टमेंट में लगा क्या है, आप कवाली रेजिडेंसेस हैं, फिर उसके बाद आप किस तरह के फर्नीचर लगे हैं, लग्जरी फर्नीचर है, एंड देन सो ऑन एंड सो फॉर्थ।